Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So student, today in this video we are going to discuss remaining questions which are important for board exam. तो इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स की क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा ध्यान से। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और 3 के ए पार्ट को देखने वाले हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सम ईओ। ठीक है, मतलब सम ईओ नाम का एक फंक्शन आपको बनाना है जिसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। वी शुड डिस्प्ले the sum of even values and sum of odd values of the array separately। तो आपको क्या बोला गया है, सम ईओ नाम के फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है जिसमें कि आपको एक एरे है, उस एरे के इवन वैल्यूज को सम करना है और उस एरे के ऑड वैल्यूज को सम करना है। तो इन्होंने यहाँ पे एक एरे दे रखा है और ऐसे समझा रखा है कि मान लीजिए ये एरे है आपके पास में, तो इसकी इवन वैल्यू को सम करके आपको बताना है और इसके ऑड वैल्यूज को सम करके बताना है। मतलब कि आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, आपको आउटपुट ये आना चाहिए, सम ऑफ इवन वैल्यूज 42, सम ऑफ ऑड वैल्यूज 99, ये आपका आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए इसमें इवन वैल्यू कौन कौन सी है, 20, 22, तो इसका सम हो गया आपका 42, और आपके ऑड वैल्यू है 25, 21, 53, और इनका सम हो जाएगा आपका 99। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके लिए कोड लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, बस आपको पैनिक नहीं होना है, बस आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है, हर साल आता है, एरे पे बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है हर साल। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको बोला गया है आपको सम ईओ नाम का एक फंक्शन बनाना है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रखा है वैसे ही आपको फंक्शन का नेम बिल्कुल लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इस फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं, चलिए सम ईओ, वॉइड सम ईओ लिख दिया मैंने, और जो पैरामीटर है इसके अंदर जो आर्गुमेंट है उनको ऐसे ही हम लिख देंगे जैसे यहाँ गिवन है। अब करते हैं इसकी बॉडी को स्टार्ट। अब देखिए क्या करना है हमें, तो हमें करना है सम ऑफ इवन वैल्यू और सम ऑफ ऑड वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे जिनमें कि हम सम ऑफ इवन वैल्यू को स्टोर कर सकें और सम ऑफ ऑड वैल्यू को स्टोर करें। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी वो इंटीजर टाइप की है। तो हम इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट एसी और एसओ, मतलब एसी का मतलब है सम ऑफ इवन वैल्यू और एसओ का मतलब है सम ऑफ ऑड वैल्यू, और दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो है उनकी 0 रहेंगी। तो अब इस एरे को हमें रीड करना होगा, इसके इंडेक्सेस को 1 बाय 1 हम रीड करेंगे, और इस एरे का नाम है वैल्यूज। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए हम बनाएंगे एक लूप। ठीक है, तो लूप बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर आई इक्वल 0 और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, मतलब एन का मतलब है लेस देन एन, मतलब जो भी इस एरे की लेंथ होगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे वो, क्योंकि यहाँ पे इंट एन दे रखा है तो यहाँ पे ले लिया। तो मतलब चाहो तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, इस एन की जगह न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, आप बस इससे काउंट कर लीजिए कितने एरे के एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो लेस देन 5 कर सकते हो क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो लेस देन 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप लेस देन और इक्वल 4 करके भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब करते हैं इस लूप की बॉडी को स्टार्ट। अब लूप की बॉडी हमने स्टार्ट कर दी है, इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें देनी होगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ से 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को उठाएंगे कि जो 0 इंडेक्स है उस पर कौन सी वैल्यू है, ऑड है या इवन है, ऑड हो तो क्या हो और इवन हो तो क्या हो। ठीक है, तो हमें कंडीशन देते हैं इफ वैल्यूज आई मॉडुलर 2 इक्वल 0। मतलब क्या है इसका, कि वैल्यू का जो भी इंडेक्स है वो मॉडुलर 2 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो, तो यहाँ कंडीशन दे देते हैं ऐसी प्लस इक्वल वैल्यूज आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू है, मतलब आई की जो वैल्यू होगी, मतलब जीरो इंडेक्स होगी फर्स्ट टाइम, तो 0th इंडेक्स को चेक करेगा ये कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है 2 से, नहीं हो रही है। अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो क्या करे, उस वैल्यू को प्लस करे। ठीक है, किसमें, ऐसी की वैल्यू में, और ऐसी में स्टोर कर दे। तो ऐसी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 प्लस जो भी वैल्यू होगी वो प्लस करके क्या कर देगा, ऐसी के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, और अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब मान लो वो 2 से डिवाइड नहीं होता जो इंडेक्स है, तो क्या कंडीशन हो, तो एल्स पार्ट में डाल देंगे, वो किसमें स्टोर हो जाए, हमारा एसओ के अंदर, मतलब सम ऑफ ऑड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एसओ प्लस इक्वल वैल्यूज आई, मतलब जो आई इंडेक्स है वैल्यूज का उसको प्लस करे एसओ में और एसओ के अंदर स्टोर कर दे। एसओ की वैल्यू 0 होगी, जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको प्लस करेगा 0 से और उसके बाद में स्टोर कर देगा इसके अंदर। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 का मतलब है वैल्यू उसके 0th इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स को चेक करेगा, 0th इंडेक्स जो है वो डिविजिबल 2 से है या नहीं है,
तो 25 है 0th इंडेक्स पर और 25 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा, ये कंडीशन रन नहीं होगी। तो क्या होगी, ये वाली कंडीशन रन होगी। तो ये क्या करेगा, 25 को प्लस करेगा एसओ वेरिएबल में। एसओ वेरिएबल में क्या था, 0 0 प्लस 25 हो गया और इसके एसओ के अंदर स्टोर कर देगा। तो एसओ की वैल्यू हो गई 25। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 का मतलब है वैल्यू इसके आई इंडेक्स मतलब 1 इंडेक्स और डिविजिबल है 2 से, तो 1 इंडेक्स है हमारा 20। तो 20 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या होगा आपका ऐसी वाले वेरिएबल में क्या होगा 20 प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसी की वैल्यू 0 0 प्लस 20 होके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 2 का मतलब है ये आप वैल्यू उसका सेकंड इंडेक्स को चेक करेगा। सेकंड इंडेक्स पे 22 को डिवाइड करेगा 2 से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका 2 से। उसके बाद में क्या करेगा, ऐसी की वैल्यू में इसको प्लस कर देगा। तो ऐसी की वैल्यू थी हमारी 20 प्लस 22 आपका हो जाएगा 42। तो 42 को स्टोर कर देगा इस ऐसी वेरिएबल के अंदर। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3 का मतलब है थर्ड इंडेक्स। तो आप थर्ड इंडेक्स को चेक करेगा, थर्ड इंडेक्स का मतलब इस वाले इंडेक्स को। ठीक है, तो इस इंडेक्स को चेक करेगा, ये डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये आएगा एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या होगा, ये रहेगा ये एसओ की वैल्यू में प्लस करके उसको स्टोर कर देगा। तो एसओ की पुरानी वैल्यू की थी 25 प्लस 21 और 25 ये हो गया आपका 46। तो 46 हो जाएगी एसओ की न्यू वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा अभी। तो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4 का मतलब इस इंडेक्स पे क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स आ जाएगा। तो फोर्थ इंडेक्स को चेक करेगा, ये फोर्थ इंडेक्स का मतलब इस इंडेक्स को, तो इस इंडेक्स को चेक करेगा ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये इंडेक्स हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे है 53, तो 53 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये आ जाएगा एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या कर देगा, ये इस वैल्यू को प्लस कर देगा एसओ की वैल्यू के साथ में। एसओ की पुरानी वैल्यू थी हमारी 46 प्लस 53 ये हो जाएगा आपका 99। तो ये 99 स्टोर हो जाएगा हमारा एसओ के अंदर। तो एसओ की न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 99। फिर इसके बाद में लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो बस आपका इतना काम हो चुका है। तो आपको इन वेरिएबल्स को बस प्रिंट कर देना है, मतलब एसी को प्रिंट कर देना है और एसओ को प्रिंट कर देना है। सम ऑफ इवन वैल्यू को प्रिंट कर देना है और सम ऑफ ऑड वैल्यू को प्रिंट कर देना है। इनकी जो फाइनल वैल्यू होंगी वो आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो चलिए इस लूप को कर देते हैं क्लोज। तो अब करते हैं इन वैल्यूज को प्रिंट। तो सबसे पहले देते हैं सी आउट स्टेटमेंट। हमने दे दिया सम ऑफ इवन वैल्यूज और हम कर देंगे प्रिंट ऐसी वेरिएबल को, मतलब ऐसी की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ऐसी की वैल्यू कितनी 42। ठीक है, तो 42 प्रिंट हो जाएगा। अब हम प्रिंट करेंगे एसओ को। तो एसओ के लिए भी स्टेटमेंट देते हैं सी आउट सम ऑफ ऑड वैल्यू और प्रिंट कर देते हैं एसओ को। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आएगा सम ऑफ इवन वैल्यू और हमारा आएगा 42, मतलब ये देखिए सम ऑफ इवन वैल्यू 42 और इसके बाद में आएगा सम ऑफ ऑड वैल्यू मतलब 99। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड वैल्यूज 99। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। काफी इजी क्वेश्चन था, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सॉल्व कर लिया है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में जो जो बोला गया है उसको फॉलो करते हुए आपको बनाना है, मतलब क्वेश्चन को समझना है आपको। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे करने को बोल रहा है, तो आप किसी क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो ये हमारा बी पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, बोला गया है राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अपर हाफ। मतलब अपर हाफ एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, विच डिस्प्ले द एलिमेंट इन द सेम वे एज पर द एग्जाम्पल शोन बिलो। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे ये 2D एरे बना हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2D एरे पे बेस्ड है। तो यहाँ पे 2D एरे बना हुआ है ये आपके पास, और तो आपको बोला गया है इस एरे को आपको डिस्प्ले करना है इस तरीके से। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है जिससे कि ये एरे जो है वो इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाए। तो देखिए ये 2D एरे का क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन 2D एरे पे जरूर आता है और आप इसको भी काफी इजीली कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, मतलब 4 ही रो है 4 कॉलम है। अब जब आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आउटपुट में देखेंगे आप कि यहाँ पे देखिए रो तो जो है वो सारी प्रिंट हो रही है, मतलब 4 रो है 4 की 4 प्रिंट हो रही है, लेकिन कॉलम जो है वो आपके स्किप होते जा रहे हैं, मतलब कॉलम जो है वो कम होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम प्रिंट हुए हैं, यहाँ पे 3 कॉलम हुए हैं, यहाँ पे आपके 2 कॉलम ही प्रिंट हुए हैं और यहाँ पे आपका 1 कॉलम ही प्रिंट हुआ है, मतलब कॉलम जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, एक नेस्टेड लूप क्रिएट करना होगा। तो नेस्टेड लूप में क्या होगा, जो फर्स्ट लूप होगा वो तो 4 टाइम चलेगा आपका, क्योंकि फर्स्ट वाला जो लूप होता है हमारा वो हमारा रो के लिए होता है, और जो कॉलम वाला लूप होगा सेकंड लूप होगा वो हमारा वैल्यू को माइनस करता जाएगा। ठीक है, तो कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो फंक्शन का नाम दे रखा है वो फंक्शन का नाम लिख देते हैं अपर हाफ। तो फंक्शन का नाम लिख दिया हमने वैसे ही वॉइड अपर हाफ, और जो आर्गुमेंट थे वो हमने ऐसे लिख दिए, पैरामीटर जो दे रखे हैं जैसे वैसे लिख दिया हमने। तो चलिए अब करते हैं इसकी बॉडी को स्टार्ट। ठीक है, बॉडी स्टार्ट कर दी। अब लगाते हैं लूप। किसके लिए लूप लगाएंगे, हम रो के लिए, कि रो क्रिएट करनी है तो उसके लिए लूप लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर इंट i = 0 i <4
आई प्लस प्लस, लेस देन 4 मतलब 3, तो 0 से आपका 3 तक 4 टाइम हो गया, तो आपका 4 टाइम लूप चलेगा। ठीक है, तो मतलब रो हमारी 4 प्रिंट हो रही है, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है, क्योंकि रो तो हमें सारी प्रिंट हो रही है 1 2 3 4, मतलब ये लूप तो 4 टाइम चलेगा ही चलेगा, रो आपकी 4 की 4 प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, तो अब लूप लगाते हैं हम कॉलम को प्रिंट करने के लिए, और कॉलम को प्रिंट करने के लिए जो लूप लगेगा वो आपके इसी वाले लूप के अंदर लगेगा, मतलब रो वाले लूप के अंदर ही हम लगाएंगे, मतलब नेस्टेड लूप क्रिएट होगा वो आपका। ठीक है, तो इसकी बॉडी को कर देते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे करते हैं सेकंड लूप क्रिएट। तो हमने लिया फॉर इंट j इक्वल 0, j लेस देन 4 माइनस आई, j प्लस प्लस। अब देखिए j लेस देन 4 माइनस आई क्यों करा है, मतलब क्या है, जो भी i की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 4 में से माइनस हो जाएगी। मतलब क्या है, हर बार कॉलम को स्किप करता जाएगा, जो भी i की वैल्यू होगी उतने कॉलम को हर बार स्किप कर देगा प्रिंट करने से पहले। मतलब सी आउट कर देते हैं मैट आई जे, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। ठीक है, और फिर हमने कर दिया यहाँ पे स्पेस, मतलब क्या है, एक स्पेस भी प्रिंट हो इन वैल्यू के बाद में, एक स्पेस भी आया आपका। फिर हम कर देते हैं एंड लाइन, मतलब कि लाइन भी चेंज करें, देखिए यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है। ठीक है, अब कर देते हैं इस लूप को क्लोज, और कर देते हैं इस फंक्शन को क्लोज। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से काम करेगा, मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब रो वाला लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी। तो मैं इसको और कर लिए समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 0 इंडेक्स इस रो का, और ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स इस रो का, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड इंडेक्स इस रो का, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड इंडेक्स इस रो का। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉलम के इंडेक्स को लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 इंडेक्स, ये हो गया 0 इंडेक्स, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इंडेक्स, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड इंडेक्स, और ये हो जाएगा थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आपका रो वाला तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो मतलब क्या है, आपका 0 वाला रो प्रिंट होगी, मतलब 0 वाली रो आपकी प्रिंट होगी यहाँ से। ठीक है, और 0 वाली रो में क्या होगा, देखिए जब कॉलम वाले आपके लूप के अंदर आइए आएगा, तो देखिए ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से आपके रो और कॉलम ये प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लूप जो है वो हमारा रो के लिए है, ठीक है, और सेकंड वाला लूप जो है वो कॉलम के लिए है। तो फर्स्ट वाला लूप जब चलेगा आपका रो वाला, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, तो 0 का मतलब है ये 0 वाली रो को प्रिंट करेगा, मतलब इस रो को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस रो को जब प्रिंट करेगा तो इस रो में कौन कौन से कॉलम्स को प्रिंट करेगा, तो कॉलम्स वाले लूप में जैसे ही आएंगे तो कॉलम्स वाले लूप में कंडीशन है j लेस देन 4 माइनस आई, तो 4 में से माइनस होगा आई की वैल्यू 0, तो आपका 4 ही रहा, मतलब इसका मतलब है 3 टाइम चलेगा, लेस देन 4 है तो मतलब 3 टाइम। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका 0 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे मतलब 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो मतलब 0th वाले रो के मतलब कि आपके 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 2 3, मतलब 3 जितने एलिमेंट है 3 उनको प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये फर्स्ट वाली रो को प्रिंट करेगा, मतलब इस वाली रो को प्रिंट करेगा, और इस वाली रो में कितने एलिमेंट प्रिंट करेगा वो कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है j लेस देन 4 माइनस आई की वैल्यू हो चुकी है 1, तो 1 को करेंगे 4 में माइनस तो 3 हो जाएगा, 3 का मतलब है 2, तो 2 टाइम लूप चलेगा, तो मतलब सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट करेगा ओनली, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो में आपको करने हैं 2 इंडेक्स तक प्रिंट। ठीक है, तो फर्स्ट रो में करेगा ये 2 इंडेक्स तक प्रिंट, 0 1 2 इंडेक्स तक इसने प्रिंट कर दिए। इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में फिर ये लूप चलेगा, फिर ये लूप चलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 का मतलब है ये सेकंड वाली रो को प्रिंट करेगा। ठीक है, सेकंड वाली रो को प्रिंट करेगा, और कॉलम कितने प्रिंट करेगा, कॉलम में देखिए आएंगे तो कॉलम में क्या होगा j लेस देन 4 माइनस आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 4 माइनस 2 मतलब 2, तो लेस देन 2 का मतलब हो गया 1, तो ठीक है, तो 1 इंडेक्स तक ये प्रिंट करेगा, इसका मतलब 1 इंडेक्स तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मतलब कि सेकंड रो को प्रिंट करे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 क्योंकि लेस देन 2 था तो आपका 1 आ जाएगा, कि मतलब कि 1 इंडेक्स तक प्रिंट करे, सेकंड वाली रो में 1 इंडेक्स तक प्रिंट करना है, तो सेकंड वाली रो में 0 1 इंडेक्स तक ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में फिर रो वाला लूप चलेगा, और रो वाले लूप में क्या होगा आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और 3 होने के बाद में प्रिंट करेगा थर्ड वाली रो को। ठीक है, मतलब इस वाले इंडेक्स को प्रिंट करेगा, थर्ड वाले रो को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, और थर्ड वाले रो का मतलब है इसमें कितने कॉलम प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है j लेस देन 4 माइनस आई की वैल्यू हो चुकी है 3, तो 4 माइनस 3 मतलब हो गया आपका 1। अब लेस देन 1 दे रखा है तो मतलब 0, खाली 0 इंडेक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, मतलब कि थर्ड वाली रो प्रिंट करेगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 0 कि मतलब सिर्फ 0 इंडेक्स तक चलेगा ये, तो मतलब क्या हुआ, थर्ड वाले रो में ये सिर्फ 0 इंडेक्स को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपका ये लूप ओवर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 4 दे रखी है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इसके बाद में हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से ये लूप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एरे के ऊपर ही है, जो कि हमारा एड्रेस कैलकुलेशन का है। ठीक है, इसमें आपसे एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी हर साल आता है आपका 3 या 4 मार्क्स का। ये क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर आता ही आता है, मतलब 100% मान के चलिए क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे बोला गया आपसे लेट्स अज्यूम डेटा एरे है हमारा 2D एरे है ये आपका, ठीक है, जिसमें कि 20 रो है और 15 कॉलम है, मतलब फिक्स साइज का एरे है ये हमारे पास में 2 डायमेंशनल एरे, एंड विच इज स्टोर इन द मेमोरी अलोंग द रो। ठीक है, तो अलोंग द रो है हमारे मेमोरी में, ठीक है, अलोंग द रो या रो वाइज बात देखिए, ठीक है, तो ये अलोंग द रो हमारा, ठीक है, अलोंग द कॉलम नहीं है, चीज का ध्यान रखिए, अलोंग द रो है। जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अलोंग द रो दे रखा है तो अलोंग द रो सॉल्व करना है, अलोंग द कॉलम दे रखा है तो अलोंग द कॉलम सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे देखिए और क्या है, ईच ऑफ इट्स एलिमेंट ऑक्यूपाइंग 2 बाइट्स, मतलब कि हर एलिमेंट इसका 2 बाइट्स को ले रहा है। फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट, तो मतलब इस एलिमेंट का आपको एड्रेस फाइंड करने के लिए बोला गया, मतलब 10th रो 5th कॉलम वाले का एड्रेस फाइंड करके आपको बताना है। इफ द एलिमेंट डेटा 15th रो 10th कॉलम इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन 15,000, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर इस वाले एलिमेंट का एड्रेस अगर 15,000 है तो आपको फाइंड करना है इस वाले एड्रेस, मतलब कि इस वाले एलिमेंट का फाइंड करके बताना है। और ये फिक्स साइज का आपको पास में एरे दे रखा है, कि मतलब फिक्स साइज का 2D एरे गिवन है, और इसके जो एलिमेंट है वो 2 बाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें गिवन हमारे पास है, उनको लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमारे पास में, ठीक है, फिक्स साइज का एरे गिवन है, और हमारे पास में क्या है, विड्थ गिवन है। विड्थ का मतलब है तो जितना भी साइज ऑक्यूपाई कर रहा है बाइट वो हमारी विड्थ हो जाएगी। डब्ल्यू का मतलब विड्थ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विड्थ लिख दी। ठीक है, और इसके बाद में क्या दे रखा है, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस गिवन है, इसका एलिमेंट का एड्रेस क्या है 15,000। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस वाले एलिमेंट का एड्रेस, मतलब कि 10th रो 5th कॉलम इस वाले का एलिमेंट का एड्रेस हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे बेस एड्रेस भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेस एड्रेस निकालेंगे जिससे कि हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अलोंग द रो के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो अलोंग द रो के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला बी प्लस डब्ल्यू इंटू, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इंटू आई, ठीक है, माइनस LBR प्लस जे माइनस LBC। अब ये देखिए क्या है, इसका बी का मतलब तो हो गया बेस एड्रेस, जो कि हमारे पास नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। और डब्ल्यू का मतलब है बिट्स, जो कि गिवन है 2। ठीक है, और इसके बाद में नंबर ऑफ कॉलम आपके पास में गिवन है। ठीक है, फिक्स साइज का एरे है तो नंबर ऑफ कॉलम भी है। ठीक है, और आई का मतलब रो, तो रो भी गिवन है हमारे पास में, और जे का मतलब हमारे पास में है, ठीक है, कॉलम भी गिवन है। अब बात करते हैं LBR और LBC की। तो जब भी फिक्स साइज का एरे आपका दे रखा होता है, मतलब बोर्ड एग्जाम में जब भी फिक्स साइज का एरे गिवन हो तो आप इसको सॉल्व करते टाइम LBR और LBC को कर देते हैं 0, मतलब जब भी फिक्स साइज का एरे होगा तो LBR और LBC हो जाता है हमारा 0। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 0 की LBR और LBC हमारा हो गया 0। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे, और बेस एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उन्हें हम रख देंगे। तो हमारे पास एड्रेस कौन से एलिमेंट गिवन है, इस एलिमेंट का गिवन है, तो इस एलिमेंट को लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, बी प्लस डब्ल्यू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 बिट्स दे रखी है यहाँ पे। फिर ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम कौन से एलिमेंट के आएंगे, तो ये चीज का ध्यान रखिए, जब भी फिक्स साइज का एरे दे रखा होता है नंबर ऑफ कॉलम आते हैं आपके इस वाले की, जो फिक्स साइज का हमारा एरे गिवन है। तो यहाँ से हम लेंगे नंबर ऑफ कॉलम जो कि 15 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आई है, तो आई का मतलब है रो कौन से आएंगे आपके, रो का मतलब है जो इसका एड्रेस आपको दे रखा है, तो ये वाले 15 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर प्लस जे, तो जे का मतलब है जिसका एड्रेस गिवन है, तो ये वाले आपके कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस जे की जगह, और ये दोनों LBR और LBC आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो -0 हो जाएंगे दोनों जगह। तो चलिए इन सब चीजों को कर देते हैं प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लेस B प्लस 2 कर दिया मैंने, 2 बिट्स आ गई मेरी। ठीक है, 15 हमने यहाँ से कॉलम ले लिया, ठीक है, जो फिक्स साइज का है, तो ये 15 ले लिया हमने। ये 15 कहाँ से आया, ये जो कि फिक्स साइज का एरे गिवन है, यहाँ से हमने 15 कॉलम ले लिए ये, और इनटू आई था, तो आई में क्या था हमारे रो, मतलब रो कौन से आ गया जिसका एड्रेस गिवन है, तो ये 15 रो आ गया आपके पास में, प्लस 10 क्या था हमारे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो कॉलम आ गया, मतलब जे का मतलब कॉलम था, तो ये कॉलम आ गए। ठीक है, और LBR LBC 0 था, तो उससे कोई चीज फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया ये कंप्लीट। तो इसको कर लेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपका आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे इस एलिमेंट के एड्रेस से, मतलब जो कि हमारा 15,000, तो 15,000 में से हम इसको कर देंगे माइनस, जो भी हमारा कैलकुलेट होने के बाद में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 15,000। ठीक है, और बाकी चीजों को ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करने पे आएगा 15 इंटू 15, ये हो जाएगा 225, प्लस 10 ये हो जाएगा 235। तो इसको नेक्स्ट लाइन में हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, देखिए 15,000 माइनस 2 इंटू 235, जो हमारा सॉल्व करके आ गया था अंदर वाले पार्ट का। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 235 से, तो 235 से जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 470। तो 15,000 में से हम कर देंगे माइनस 470 को। ठीक है, 15,000 माइनस 470 हो गया, और इसको माइनस करने के बाद में जो भी आएगा वो हमारा बेस एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 14,530, मतलब ये हमारा हो गया है बेस एड्रेस। तो अब हमारे पास आ गया बेस एड्रेस निकल के, और जब बेस एड्रेस हमारे पास होता है अवेलेबल, तो हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमें कैलकुलेट करना है एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब 10th रो 5th कॉलम, इस वाले एलिमेंट का एड्रेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले का एड्रेस निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस हमारे पास आ गया, तो बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, बी की जगह आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस डब्ल्यू, अब डब्ल्यू में क्या था हमारा बिट्स 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ कॉलम कौन से आएंगे आपके पास में, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम आएंगे 15, क्योंकि इस वाले के आते हैं जो फिक्स साइज के होते हैं उसके कॉलम आएंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम 15 आ जाएंगे। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है आपका रो, तो रो आएंगे हमारी 10, जिसका हमें एड्रेस, जिसका निकालना है एड्रेस, तो 10 आ जाएंगे आई। और उसके बाद में प्लस जे, तो जे में आ जाएगा 5। ठीक है, और ये एलबीआर एलबीसी रहेगा 0। चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज को रख देते हैं। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को रख दिया। देखिए हमारा जो 14,530 है ये बेस एड्रेस आ गया है। ठीक है, ये बेस एड्रेस हो गया बी की जगह, और ये 2 जो है वो हमारी बिट था, मतलब डब्ल्यू हमारा 2 ही रहेगा। और ये 15 है जो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम, जो कि हमने यहाँ से लिए हैं, फिक्स साइज वाले एरे से लिए हैं। ठीक है, 15 कॉलम और इंटू 10। अब 10 क्या है, हमारे रो है, और रो कौन से के आएंगे, जिसका एड्रेस हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना था इसका एड्रेस, तो हमारे रो आएंगे इसके। ठीक है, 10 रो हमने यहाँ से ले लिए ये। ठीक है, प्लस अब आपका क्या था, जे के कॉलम, तो कॉलम भी आपके इसी के आएंगे जिसका हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे कॉलम भी लिख दिए हैं। ठीक है, 5। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, 15 इंटू 10 150, और 150 प्लस 5 155, तो ये हो जाएगा 155। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे 14,530 प्लस 2 इंटू 155। तो अब 155 में 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 310। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद में जो आएगा वो हमारा इसका एड्रेस हो जाएगा, मतलब वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा 14,840, मतलब ये जो है हमारा एड्रेस है कौन से वाले एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, जिसका हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। मतलब 10th रो 5th कॉलम, इसका फाइंड करने के लिए बोलता है इस एलिमेंट का एड्रेस बताओ, तो इसका एड्रेस हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं एरे का, और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है आपका। ठीक है, तो इसको सही से कीजिएगा, काफी ईजी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, अलॉन्ग द रो का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, और अलॉन्ग द कॉलम का भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो इससे इजिली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 का डी पार्ट, और इसमें क्या है आपका, ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्यू के ऊपर बेस्ड है। तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो क्यू से आता है या फिर स्टैक से आता है। और इसमें क्या होता है, या तो कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए बोला जाता है आपको, और या फिर कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेंबर फंक्शन ऐड पैकेट फॉर अ क्लास क्यू इन C++ टू रिमूव/डिलीट अ पैकेट फ्रॉम डायनामिकली एलोकेटेड क्यू ऑफ पैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कितना सीबीएसई कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को चीजें करती है। फंक्शन का नाम देखिए ऐड पैकेट दे रखा है, तो ऐड पैकेट से दिमाग में क्या आता है हमारे डायरेक्टली, मतलब कि हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है, देखिए डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ऐड पैकेट, अगर फंक्शन का नाम ऐड पैकेट है तो आपको इसमें ऐड करना है। जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे आपको डिलीशन के लिए बोला गया है, मतलब डिलीट करना है आपको पैकेट। ठीक है, फंक्शन का नाम जरूर ऐड पैकेट है, लेकिन आपको ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, डिलीशन। ठीक है, आपको डिलीट करना। तो आप लोग समझ लीजिएगा इस चीज को, क्वेश्चन को जरा केयरफुली रीड कीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, फंक्शन का नाम कुछ और होता है और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ और दिया जाता है। तो यहाँ पे क्लास बनी हुई है और स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर स्ट्रक्चर के ऊपर ही आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर ही इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है हमारी ज्यादातर। अब देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें करना है डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम वही लिखेंगे जो यहाँ दे रखा है ऐड पैकेट। अब ऐसा भी मत कर देना कि अपने तरफ से आप फंक्शन का नाम चेंज कर दो। ठीक है, सपोज कि आप ऐड पैकेट की जगह डिलीट पैकेट कर दो, तो ऐसा भी नहीं करना। जो फंक्शन का नाम यहाँ पे दे रखा है वही फंक्शन का नाम आपको लिखना है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला गया है वो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो देखिए क्लास बनी हुई है यहाँ पे, क्लास क्यू, तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड क्लास, और आउटसाइड क्लास जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्लास का नाम लिख के फंक्शन का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए वॉइड क्यू, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ऐड पैकेट, इस तरीके से हम लिखें। तो इस चीज का ध्यान रखना, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली ऐड पैकेट लिख के मत बैठ जाना। अगर ऐड पैकेट डायरेक्टली लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्लास अगर दे रखी है तो क्लास का नाम लिखना है पहले, फिर आपको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई। अब इसमें बोला गया है डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो अब इसकी कर देते हैं बॉडी स्टार्ट। तो क्यू में हमें पता है क्या होता है, डिलीशन हमारा कहाँ से होता है, फ्रंट से। ठीक है, इसमें क्यू में क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। इंसर्शन जो होता है वो हमारा रियर से होता है, और डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से। ठीक है, तो हमें फ्रंट से डिलीट करना होगा। अब हम डायरेक्टली फ्रंट को तो डिलीट कर नहीं सकते। अगर हम डायरेक्टली फ्रंट को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी क्यू डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारा इसी डेटा टाइप का होगा जो कि यहाँ पे डिफाइन है। तो हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप का हम पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पैकेट। तो हम एक यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, आपको जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको हमेशा पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से ही करेंगे, आप डायरेक्टली उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंटर वेरिएबल को बना लेते हैं,
और हमने एक देखिए टी नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना दिया है। अब क्या करते हैं, हमने पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, अब हम चेक करते हैं अपनी क्यू को कि हमारी क्यू के अंदर डेटा है भी या नहीं है। हो सकता है हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी हो, ठीक है, उसमें डेटा ही ना हो कोई भी, तो हमारा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, हमारी क्यू एम्प्टी होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्यू हमारी नल तो नहीं है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ फ्रंट इज, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो क्यू है वो नल तो नहीं है, मतलब फ्रंट जो है वो नल तो नहीं है। अगर फ्रंट नल होगा तो हम डिलीशन कहाँ से करेंगे, ठीक है, डिलीशन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं इफ फ्रंट इक्वल इक्वल नल, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रियर भी नल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे क्यू में एलिमेंट फ्रंट पे नहीं है तो हम डिलीशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा फ्रंट इक्वल रियर इक्वल नल, ठीक है, ये है कंडीशन हमने दे दी यहाँ पे। अब मान लीजिए कि कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब कि फ्रंट हमारा नल नहीं है, मतलब डेटा वहां पे अवेलेबल है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा क्या होगा, फ्रंट पे इसका मतलब डेटा है, तो फ्रंट से हम डिलीशन करेंगे। तो फ्रंट से डिलीशन करने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, फ्रंट को क्या करेंगे, हम पॉइंट करेंगे पॉइंटर वेरिएबल पे, मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल है, जो टेम्परेरी वेरिएबल बनाया उस पर पॉइंट कर देंगे हम फ्रंट को, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट कर देंगे टी इक्वल फ्रंट, मतलब क्या है, जो फ्रंट है वो अब हमारा टी पे पॉइंट हो चुका है, मतलब जो टेम्परेरी वेरिएबल है उस पर पॉइंट हो चुका है, क्योंकि अगर हम फ्रंट को डायरेक्टली डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरी की पूरी क्यू डिलीट हो जाएगी। तो हमने फ्रंट को पॉइंट कर दिया है, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल था टी उस पर पॉइंट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब टी जो है वो हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है, और जो फ्रंट है उसको हम पॉइंट कर देंगे टी के लिंक पे, मतलब टी के नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर देंगे फ्रंट को, ठीक है। तो हमारा टी का नेक्स्ट नोड जो होगा वो फ्रंट हो जाएगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, फ्रंट इक्वल टी का लिंक, मतलब क्या है, अब हमारा फ्रंट जो है वो टी के लिंक पे आ चुका है, मतलब टी के नेक्स्ट नोड पे आ चुका है, नेक्स्ट नोड जो है वो हमारा फ्रंट बन चुका है, और जो फ्रंट था वो हमारा क्या कर दिया, वहां से सेपरेट कर दिया गया है। तो अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं टी को डिलीट, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट था, मतलब फ्रंट के पास जो एलिमेंट था वो आ चुका है हमारा टी के पास में, ठीक है, टी पॉइंट कर रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको, और जो फ्रंट है वो हमारा चला गया है टी के लिंक पे, मतलब जो टी का लिंक होगा, टी का नेक्स्ट नोड जो होगा, टी जो लिंक होता है बना हुआ, वहां पे चला गया है। तो जो हमारे टी के पास में एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, टी को डिलीट करेंगे तो वो एलिमेंट भी हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, डिलीट टी, तो ये हमारा एलिमेंट डिलीट हो चुका है। तो जो हमारा टी के पास में पैकेट था, मतलब एलिमेंट था, उसको हम डिलीट कर चुके हैं। तो ये हमारा डिलीशन ऑपरेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप चाहो तो इसको सी आउट कर सकते हो, सी आउट डिलीटेड, मतलब मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे एक मैसेज दे सकते हो कि हमने डिलीट कर दिया है। फिर इस फंक्शन को कर देते हैं क्लोज, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। तो क्यू और स्टैक का क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट के माइंड में, और काफी छोटा सा आंसर होता है इसका, ठीक है, बहुत बड़ा आंसर नहीं होता है। तो आप इसको 2-4 क्वेश्चन को अगर आप इस टाइप के कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ क्वेश्चन को करने की, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपके ये मार्क्स जो है 4 मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए जरा सा कोड लिखने के लिए आता है और ये 4 मार्क्स में आता है, और हर ईयर आता है, या तो आपका स्टैक पे होगा या आपका क्यू पे बेस होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके रिगार्डिंग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा 3 का ई पार्ट। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करना। ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको बोला गया है कि इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। और इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल एक आता ही आता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको या तो कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है या फिर आपको इवेल्यूएट करने के लिए बोला जाता है। तो आप लोग इवेल्यूएशन वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि इवेल्यूएट किस तरीके से करते हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन है कि आपको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की होती है, उसके बाद में क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो ऑपरेटर्स हमारे पास में इनकी प्रायोरिटी मैंने लिख दी है। तो हमारे पास में यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, उसके बाद में हमारा मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद में डिवीजन, और उसके बाद में मॉड्यूलर साइन, और इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है, मतलब एक ही प्रेसिडेंट्स लेवल पे आते हैं ये। और उसके बाद में प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस की भी प्रायोरिटी सेम होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में दे रखा है, अब इसका करना हमें कन्वर्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहले हमें बनानी होगी एक टेबल। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में एक टेबल बना लेनी है, और टेबल बनाने के बाद में इन कॉलम्स में हम लिख देना, सबसे पहले लिखते हैं इनफिक्स, ठीक है। जो इनफिक्स एलिमेंट होंगे यहाँ से एक एक एलिमेंट को हमें उठाना है और इसके स्कैन करना है, ठीक है। एक एक एलिमेंट को उठाएंगे यहाँ से और स्कैन करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे स्टैक, और उसके बाद में उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या आएगा वो लिख देंगे हम। अब बात करते हैं इसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में है पहला एलिमेंट है यू। तो यू को ले लेंगे, तो यू को लिख देंगे इनफिक्स वाले कॉलम में,
और इनफिक्स वाले कॉलम में लिखने के बाद में अब देखिए क्या होगा, जितने भी ऑपरेटर्स जो यहाँ दे रखे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, वो सारे ऑपरेटर जाते हैं स्टैक के अंदर। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर होंगे, स्कैन तो सबको करोगे आप एलिमेंट को, ये जितने भी एलिमेंट होंगे सबको करोगे, पहले यू को करोगे, फिर स्टार को करोगे, फिर बी को, सब एलिमेंट को स्कैन करना है, मतलब ये करके यहाँ पे स्कैन करना है, इनफिक्स वाले कॉलम में आएंगे ये करके। ठीक है, लेकिन स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर जाएंगे, जो भी ऑपरेटर आएगा वो स्टैक के अंदर जाएगा, अदरवाइज आपका कोई भी ऑपरेटर नहीं है तो वो डायरेक्टली पोस्टफिक्स में चला जाएगा, इनफिक्स से डायरेक्ट पोस्टफिक्स में चला जाएगा। और यहाँ पे जब ऑपरेटर में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब भी आपका कोई ऑपरेटर अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी का इसके स्टैक के अंदर ऑलरेडी है और अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर आता है, तो वो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है वो यहाँ से पॉप होके यहाँ पोस्टफिक्स वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमने पहले यू लिया और यू जो है वो हमारा ऑपरेटर नहीं है, तो स्टैक वाला कॉलम ऐसे ही रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और उसके बाद में इसको यू को हम पोस्टफिक्स में लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास एस्टेरिक, तो एस्टेरिक को ले लेते हैं, और इसके बाद में ये हमारे पास में ऑपरेटर है तो ये चला जाएगा स्टैक के अंदर, और पोस्टफिक्स वाले कॉलम में हमारा यू ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास बी, तो बी को लिख देते हैं। अब बी जो है वो हमारा ऑपरेटर नहीं है तो स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, स्टैक में हमारा सिर्फ स्टार ही रहेगा, और इसके बाद में ये जो बी आएगा वो पोस्टफिक्स में आ जाएगा, तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट में जाएगा यू बी। ठीक है, यू बी एक्सप्रेशन हो गया ये हमारा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास प्लस, अब प्लस क्या है, हमारे पास ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जो प्लस ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी कम है इस वाले जो आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है, जो एस्टेरिक का साइन है, इससे प्रायोरिटी कम है इसकी प्लस की। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ पे जब हमारा क्या होता है, स्टैक में लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ रहा होता है और ऑलरेडी इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर होता है, तो जो हाईएस्ट वाला होता है वो पॉप हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और जो लोएस्ट वाला होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और जो स्टार है वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे यू बी स्टार। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट हमारे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे हम, तो ब्रैकेट को भी स्कैन करेंगे हम। तो अब स्टैक के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट भी हमने ऐसे ही लिख दी है, और ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे ही रहेगा यू वी स्टार। ठीक है, पोस्टफिक्स में ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा डब्लू, तो डब्लू को स्कैन करेंगे, और डब्लू हमारा ऑपरेटर नहीं है तो इसके स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, स्टैक में ये रहेगा प्लस ब्रैकेट, और ये डब्लू चला जाएगा हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वी स्टार डब्लू। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस, तो माइनस को स्कैन करते हैं। इसके बाद में ये हमारा ऑपरेटर, तो ये हमारा स्टैक के अंदर चला जाएगा, तो इसे इस तरीके से लिख देते हैं प्लस ब्रैकेट, और हमने माइनस लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर भी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपका सेम प्रायोरिटी के हैं प्लस माइनस है तो भी आपका पॉप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, तो देखिए ब्रैकेट से पहले वाला ये प्लस है और इसके बाद में माइनस आया है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट नहीं होती यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये वाला प्लस पॉप हो जाता है, ये माइनस रह जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाती है बीच में तो ये इस तरीके से पॉप नहीं करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ही रखा रहेगा इसके स्टैक के अंदर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो यहाँ से इसको पॉप कर दो, ऐसे पॉप नहीं होता है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट नहीं होती यहाँ पे तो ये प्लस पॉप हो जाता, तो ये स्टैक के अंदर इस तरीके से ही रहेगा। अब क्या हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा यू बी स्टार डब्लू, और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जेड, तो जेड को स्कैन करते हैं, तो जेड जो है वो हमारा ऑपरेटर नहीं है तो ये स्टैक हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में जेड कहाँ चला जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू बी स्टार डब्लू जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारे पास में ब्रैकेट, अब ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो जब भी आपकी ब्रैकेट क्लोज हो रही होती है तो स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जितने भी ऑपरेटर होंगे वो सारे पॉप होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको पॉप कर देता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा सिर्फ प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा पॉप, हमारा जो माइनस है ये पॉप होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके यू वी स्टार डब्लू जेड माइनस। ठीक है, ये पॉप हो चुका है यहाँ से। तो नेक्स्ट हमारा स्लैश को लेते हैं, मतलब डिवीजन का सिंबल है ये, और यहाँ पे क्या है, इसकी प्रायोरिटी जो है वो प्लस से ज़्यादा है, तो ये प्लस हमारा पॉप नहीं होगा, तो ये इस तरीके से लिख जाएगा आपका प्लस, और हमारा स्लैश का साइन लग जाएगा, डिवीजन का सिंबल लगा दिया हमने इस तरीके से। अब क्या होगा, हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा यू बी स्टार डब्लू जेड माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास एक्स, तो एक्स को स्कैन कर लेंगे, और एक्स को स्कैन करने के बाद में एक्स जो है वो हमारा ऑपरेटर नहीं है तो हमारा स्टैक सेम ही रहेगा, प्लस स्लैश रहेगा, और उसके बाद में ये एक्स चला जाएगा हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे बन जाएगा यू बी स्टार डब्लू जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया है। अब देखिए सारे एलिमेंट एंड हो चुके हैं। अब जब सारे एलिमेंट एंड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, जो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन के बाद में जो भी रिमेनिंग ऑपरेटर होते हैं उनको लिख देते हैं। ठीक है, और उनको किस तरीके से लिखते हैं, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको पहले लिखेंगे, जिसकी कम होगी उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम पॉप कर लेते हैं इन सबको, तो हमारा हो जाएगा यू बी स्टार डब्ल्यू जेड माइनस एक्स स्लैश, ठीक है, और प्लस। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया है। मतलब क्या है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ये हमारा हो गया है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
मतलब किस तरीके से हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के पार्ट आते हैं आपके, उन सारे पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं और उन क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना और स्टूडेंट्स के साथ में ही, जिससे कि वो भी इसको देख पाएँ और वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।